हाँ छात्रों, आप सभी का गोमती पीजी महाविद्यालय में वेलकम, सभी का स्वागत। आज देखिए अपन ने कई दिनों से अपन लाइव क्लास भी ले रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन आज देखिए अपन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा। अपन ने पहले कई पेपरों की चर्चा के लिए कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ा रहे हैं हम बीए पार्ट फर्स्ट में। आपका जो बीए पार्ट फर्स्ट है, चाहे ऑनर्स की बात करें चाहे पास कोर्स की बात करें, बीए पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर, बीए पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर जिसका नाम है भौतिक भूगोल, इसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इसी के साथ हमारे पीजी क्लास चलती हैं, यहाँ पीजी का डिपार्टमेंट है और ज्योग्राफी का एचओडी होने के नाते मैं पीजी क्लास को भी थोड़ा सा इसके साथ साथ ब्रीफ से बताता रहूँगा। तो एमए प्रीवियस ज्योग्राफी में दूसरा पेपर चलता है। ये पहला थॉट के बाद फिजिकल ज्योग्राफी दूसरा पेपर चलता है। तो आज अपन बात करेंगे, मैं दोनों क्लासों को साथ ही सम्मिलित रूप से कोशिश करूँगा पूरी बताने की। और देखिए, एमए प्रीवियस फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा पेपर है और बीए पार्ट फर्स्ट में पहला पेपर है। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हल्का इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो दे देता हूँ, फिर ये इसका जो अकॉर्डिंग एक सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे अपन आ जाते हैं। पृथ्वी कहाँ से स्टार्ट होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है और पृथ्वी का जो भी आप आगे अध्ययन करते हैं उससे आगे स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं आगे भौतिक भूगोल क्या है, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल की बात करता हूँ, भौतिक भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल आप सामने दिखाई दे रहा है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है अर्थ, वो सारा भौतिक यानी प्राकृतिक नेचुरल ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन भौतिक भूगोल जो प्रकृति से संबंधित होता है, जो नेचर से संबंधित होता है, लेकिन भौतिक भूगोल या ये कहूँ मैं भूगोल ज्योग्राफी की, अकेली ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है, अभी बात कर रहे थे, एक होता है इससे जब भूगोल की बेसिक जानकारी दूँ मैं, भूगोल की बेसिक जानकारी दूँ तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, मानव भूगोल। देखिए, ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट में भी चलता है और ये आपके बीए पार्ट सेकंड में चलता है दूसरा पेपर। ये फर्स्ट पेपर चलता है बीए पार्ट फर्स्ट में। तो अभी बात करते हैं, इस भूगोल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक भौतिक भूगोल कहता है, एक मानव भूगोल कहलाता है। अब अपन जो बात कर रहे थे, भौतिक भूगोल की बात करेंगे यहाँ पे। ह्यूमन ज्योग्राफी जब सेकेंड ईयर में चलेंगे तब बात करेंगे, हम यहाँ भौतिक भूगोल की बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पहले भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है। साधारण रूप से ज्योग्राफी जब भूगोल की बात करते हैं तो भू प्लस गोल की जानकारी करते हैं। ये पृथ्वी, ये भूतल, ये भूमि, ये धरातल गोल है। लेकिन जब इसका सबसे पहले यूनानियों ने एक शब्द दिया था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से समझता हूँ जियो प्लस ग्राफी, और यहाँ से होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी और इससे होता है वर्णन। यहाँ से मैं आप स्टार्ट कर देता हूँ। ये कहें ज्योग्राफी का मतलब, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब यानी पृथ्वी का वर्णन। देखिए, अब पृथ्वी शब्द आ गया, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। एज ए आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं इससे थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ आपको। जो बात आती है, इस पृथ्वी की बात आती है, इस पृथ्वी की बात आती है। अब भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है, भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है। अभी बात कर रहे थे, अब मैं पृथ्वी को बात करूँ, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा है, बिल्कुल दो भागों को बांटती है मध्य में। जब बात करते हैं भूमध्य रेखा के जो समान इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को, ऐसे जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार पृथ्वी से उत्तर से दक्षिण की ओर जो इस प्रकार की जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, पृथ्वी की बात आ रही थी, ग्लोब की बात आ रही थी। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर होते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर, ये कहें भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है, तो पृथ्वी पर ये पृथ्वी शब्द कहाँ से आया, मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ। पृथ्वी
इससे जानकारी देता हूँ। और इससे पहले टॉपिक का जो नाम आता है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। ये टॉपिक स्टार्ट होता है दोनों में, बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकंड में। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक एज ए सिलेबस रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग के आधार पे, सिलेबस के आधार पर ये पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति समझने के लिए मैं थोड़ा पहले यह जानना चाहूँ पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी कहाँ से आया, ये पृथ्वी को जाने कैसे। देखिए, जब भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, इसको समझने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए हम, क्योंकि हम अब स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं, हम कॉलेज में आ गए और पीजी वालों तो विशेष कर पढ़ चुके हैं सारे, तो मैं बात कर रहा हूँ अगर पृथ्वी को समझना है तो सबसे पहले करें सौर मंडल क्या है। अगर जब सौर मंडल के बारे में जानकारी है, हमें सौरमंडल जानते हैं तो हम पृथ्वी को समझते हैं पृथ्वी क्या है। क्योंकि सौरमंडल को पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी को जानने के लिए सौरमंडल में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। सौरमंडल क्या है, ये सोलर सिस्टम क्या है। और जब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी है, अब सोलर सिस्टम क्या है, देखिए सोलर सिस्टम की बात आती है तो सोलर सिस्टम का सूर्यमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है। और सूर्य की जब क्या है, अब सौरमंडल के सदस्य कौन है, सौरमंडल कौन कौन चीज़ें कौन कौन से, तो सौरमंडल में सूर्य है, ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, उल्काएँ हैं, निहारिकाएँ हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। अभी इन सब की बात करते हैं तो वो सभी क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। जब अभी बात करें तो सौरमंडल का जो तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी। बात ये यहाँ पे आ जाती है। अब कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, पहला टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी में, पहला टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट में भी, एमए में। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को जाने तो पृथ्वी को जानने के लिए सौरमंडल में जाना पड़ेगा। सौरमंडल का तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो पृथ्वी है। अब बात आ गई, पृथ्वी है सौरमंडल का तीसरे नंबर का ग्रह। यहाँ तक हमें ये मालूम पड़ गया। अब भूगोल में किसका वर्णन होता है, पृथ्वी का वर्णन होता है। और पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है। अब यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब मैं यहाँ से देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मैं ये कहूँ, आगे पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए कई विद्वानों ने, बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, विद्वानों ने बहुत प्रयास किया। और जब मैं ये कहूँ कि प्रारंभ में या कुछ सिद्धांत माने या कल्पना माने या अधिक सिद्धांत और कल्पनाओं का समावेश अधिक माना, इस कारण ये कहते हैं इनमें वैज्ञानिकता का समावेश है। जब पृथ्वी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, ये टॉपिक पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं तो इन सिद्धांतों में वैज्ञानिकता का समावेश है। और जब वैज्ञानिकता की समावेश की बात करते हैं तो इस संबंधित पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सबसे पहले जो वैज्ञानिक की बात करते हैं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट की बात करते हैं, कास्तेदेव बफन का नाम सुना होगा। सबसे पहले बफन, एक भूगोलवेता है, कास्तेदेव बफन की बात नाम सुना होगा आपने। इसकी आपने जब बात आती होगी कास्तेदेव बफन क्या है या बफन क्या है, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है उस सिद्धांत में सबसे पहले बफन ने कहा। और ये 1749 में इन्होंने इस सिद्धांत को 1749 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। या ये कहें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांत आए, जिनमें से बात करते हैं सबसे पहले बफन ने दिया 1749 में। तो 3 सिद्धांत है जब इस पृथ्वी की बात आती है, 3 सिद्धांत मुख्य हैं। अब यहाँ बात करेंगे, पहला एक बात करते हैं, इसको एकतावाद सिद्धांत भी कहते हैं, एकतावाद सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसको अगली बात करें एक तारक सिद्धांत, इस रूप में भी कहते हैं इसको।
अब पृथ्वी की उत्पत्ति के रूप में 3 सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वो एकतावाद सिद्धांत है या एक तारक सिद्धांत है। जब एकतावाद सिद्धांत की बात करते हैं या तारक सिद्धांत की बात करते हैं या अद्वैतवाद सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें जो भूगोलवेताओं के जो नाम हैं उनमें सबसे पहले कांट का नाम सुना होगा, जिसने एकतावाद सिद्धांत का नाम दिया सबसे पहले कांट। अभी जो बात कर रहे थे बफन का नाम सुना होगा। कांट की बात करते हैं हम, बफन की बात करते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से जब बात करते हैं तो 2 ऐसे भूगोलवेता हैं, 2 ऐसे वैज्ञानिक हैं, 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने एकतावाद सिद्धांत की बात कही, एक तारक सिद्धांत की बात कही। अब मैं इसे एक तारक सिद्धांत की बात बताना चाहूँ आपको, विस्तृत से बात करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है आपका उसकी बात करूँ मैं, दूसरा सिद्धांत, इस सिद्धांत को द्वैतवाद सिद्धांत भी कहते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत कहते हैं इसे। और जो तीसरा सिद्धांत है इसे आधुनिक सिद्धांत या इसे कहते हैं नवीन सिद्धांत। ये पृथ्वी की बात आती है, पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल का, जो सौरमंडल से होती है, सौरमंडल का तीसरे नंबर का ग्रह है। जो बात ये आती है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। जब हम बात ये करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसी होती है, क्योंकि भूगोल में तो पृथ्वी का ही वर्णन होता है, भूगोल में तो पृथ्वी का ही वर्णन होता है। जब पृथ्वी की बात आती है, इस पृथ्वी का ही वर्णन होता है। तो पृथ्वी पर अभी बात कर रहे थे, पृथ्वी पर किस किस का वर्णन होता है। जब पृथ्वी की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर क्या दिखाई देता है, तो देखिए पृथ्वी पर स्थल मंडल दिखाई देता है, पृथ्वी पर आपका जलमंडल दिखाई देता है और पृथ्वी पर आपका वायुमंडल दिखाई देता है। और पृथ्वी पर बात करें तो आपका जैव मंडल दिखाई देता है। पृथ्वी पर ये 4 मंडल दिखाई देते हैं। स्थल मंडल यानी पृथ्वी पर महाद्वीपों का वर्णन होता है और महाद्वीप पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर जलमंडल, और पृथ्वी पर जलमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी पर पानी दिखाई देता है। और जब इसकी बात करते हैं तो 5 बड़े महासागर। स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी पर राउंड फिगर में 29, जलमंडल की बात करते हैं तो 71%। जब बात करते हैं कि स्थल और यानी कि नीले और आप कहते हैं पीले या महाद्वीप और महासागर को छोड़कर तीसरी बात करते हैं कि पृथ्वी के टॉप से, स्थल से लेकर जो ब्रह्मांड की बात कर रहे थे सो में, उसके मध्य के जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसमें आपको वायुमंडल जलवाष्प होती है, धूलकण होते हैं और गैसें होती हैं। तो इस प्रकार ये वायुमंडल। और जो चौथा है वो जैवमंडल है, क्योंकि जैवमंडल इस पृथ्वी के ऊपर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे जीव, रहने वाले सभी जीव जंतु और वन, उनको जैवमंडल। इसलिए पृथ्वी पर ये 4 चीज़ें हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तब बात आती है पृथ्वी की उत्पत्ति। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तब एक वैज्ञानिक बफन ने सबसे पहले विचार देता है। 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति को एक वैज्ञानिक रूप देता है, एक साइंटिस्ट आधार देता है, एक कल्पना का, यानी ये कहें हम एक इस प्रकार का सिद्धांत देता है कि जो बात तार्किक बात मानी जाती है। तो उसमें बात करें हम तो पृथ्वी की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हैं पृथ्वी उत्पत्ति होने के। जो पहला है एकतावाद सिद्धांत, और दूसरा है द्वैतवाद सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत या नवीन सिद्धांत। जब बात करते हैं एकतावाद की तो कांट और बफन की बात करते हैं, और जब द्वैतवाद सिद्धांत की बात करते हैं तो जेम्स जीन्स का नाम सुना होगा, इसका जेम्स जीन्स का नाम सुना होगा, जेम्स जीन्स की नाम। इसके अलावा आपने जेफ्रीज का नाम सुना होगा। जेफ्रीज तापीय सिद्धांत की बात करते हैं, जेफ्रीज, जेम्स जीन्स की बात करते हैं, जेफ्रीज की बात करते हैं, या इसके अलावा चैम्बरलेन और मार्टन की बात करते हैं। लेकिन आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं आप, आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो आधुनिक सिद्धांत में या नवीन सिद्धांत में ऑटो श्मिट का नाम सुना होगा, बिग बैंग सिद्धांत का नाम सुना होगा, ऑटो श्मिट या बिग बैंग सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हैं। और इन 3 सिद्धांतों में से अपन सबसे पहले बात करते हैं अब पृथ्वी की उत्पत्ति में एकतावाद सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए एकतावाद सिद्धांत की जब आप बात करते हैं तो एकतावाद में जब आप ये कहें एकतावाद सिद्धांत की, तो उसमें सबसे पहले ये एकतावाद जो सिद्धांत है आपका 1755 में जर्मन के जो विद्वान हैं, एकतावाद सिद्धांत की परिकल्पना है वो
सबसे पहले किसने, कांट की बात करते हैं। कांट एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर हैं। इन्होंने 1755 में एक नेचर हिस्ट्री इन्होंने किताब दी थी जर्मन ने, नेचर ऑफ एक हिस्ट्री। उसमें इन्होंने लिखा था अब जो वायु राशि है वो परिकल्पना का प्रतिपादन, वायु राशि पर परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और इनके सिद्धांत में क्या कहा, न्यूटन व गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव बताया इन्होंने। न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव बताया। वो कैसे, जैसे अभी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात करते हैं एकतावाद सिद्धांत की। उन्होंने कहा कि ये सौरमंडल है और इस सौरमंडल में वो कहते हैं न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब, यहाँ पहले जो आपके ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में आधो पदार्थ के कण बिखरे हुए थे। इस ब्रह्मांड में आधो पदार्थ के कण बिखरे हुए थे। ये आधो पदार्थ के कण जो बिखरे हुए थे, इन आधो पदार्थ के कणों में बिखरने के बाद ये गतिहीन थे, इनमें गति नहीं थी। लेकिन जो जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक जाते हैं, सनराइज़ के नज़दीक जाते हैं, तो तापमान के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा ये आधो पदार्थ क्या हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। और गतिहीन होते तो क्या हैं, ये सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। गतिहीन होने के बाद में इनमें क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के आगे सूर्य की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने पर क्या होता है, ये सौरमंडल में चक्कर काटने लग जाते हैं और चक्कर की जो होती है वो गति तेज हो जाती है। और तेज होने के बाद में आधो पदार्थ, जैसे कहते हैं, एक इनकी जो स्थिति होती है, वो इनकी स्थिति इस पे ये आधो पदार्थ ऐसे बिखरे हुए होते हैं और ये इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, एक निहारी इसमें, और चक्कर काटते और ये सूर्य के नज़दीक जाते हैं। ये पहले गतिहीन थे, गतिमान बन जाते हैं और इनसे टकराते हैं। और जब ये इनसे टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, इसमें इस प्रकार का एक वेलवेंस निकलता है। और वो जो निकलता है, वेलवेंस निकलता है, वो इस रूप में ये कहते हैं ऐसे 9 छल्ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिंग निकलते हैं। पहला निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। और जो तीसरा रिंग निकलती है, तीसरा जो छल्ला निकलता है, वो पृथ्वी कहलाता है। वो जो ग्रह होता है तीसरा, वो पृथ्वी ग्रह कहलाता है, पृथ्वी ग्रह कहलाता है। इसलिए एकतावाद का मतलब ये आधो पदार्थों के द्वारा इनकी स्थिति होती है और आधो पदार्थों के द्वारा इनकी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जब हम बात ये करते हैं अभी द्वैतवाद सिद्धांत क्या होता है, तो कांट ने, बफन ने तो ये कहा द्वैतवाद सिद्धांत, ये एकतावाद वन वे, लेकिन द्वैतवाद की बात आती है टू वे, दो विचारधारा। ये एक विचारधारा के थे, ये दो विचारधारा के, जेम्स और जेफरीज कहते हैं। जेफरीज टेम्परेचर वाले, तापमान सिद्धांत वाले, ये कहते हैं, ये फ्रांसीसी विद्वान की बात है। ये जो दोनों हैं, ये जर्मन थे और ये फ्रांसीसी, ये जो है जेम्स और ये फ्रांसीसी विचारधारा के हैं। और इन्होंने 1776 में इन्होंने 1976 में इन्होंने अपनी परिकल्पना की द्वैतवाद की। और द्वैतवाद में ये कहते हैं आगे आप पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो परिकल्पना है, और जैसे कांट ने दी थी, कांट की परिकल्पना में कुछ तथ्य थे, उनको संशोधन किया इन्होंने। और संशोधन क्या कहा इन्होंने, इनके 3 में, और ये जो कण होते हैं, ये टकराने से पर्याप्त मात्रा में ताप उत्पन्न, ये जब टकराते हैं तो इनके पर्याप्त मात्रा में ताप उत्पन्न नहीं होता। और जब बात आती है दूसरा, तो एक कणों के टकराने से गति में वृद्धि नहीं होती, ये कहते हैं गति में वृद्धि नहीं होती। और तीसरा, आकार में वृद्धि की गति से वृद्धि होती है। इस प्रकार ये कहें द्वैतवाद ये कहते हैं इसी सौरमंडल में, इसी ब्रह्मांड में, ये जो अभी पृथ्वी की उत्पत्ति की बता रहे थे जेम्स, अगर ये 2 तारे यहाँ एक तारक मान रहे थे, ये तारे यहाँ 2 तारक और आपस में टकराते हैं, और 2 तारक आपस में टकराते हैं, तो दोनों के टकराने से उसी प्रकार एक निहारिका निकलती है। इसी प्रकार 9 छल्ले निकलते हैं, और जिसमें तीसरे जो छल्ला होता है वो क्या कहलाता है, पृथ्वी कहलाता है, पृथ्वी ग्रह कहलाता है। द्वैतवाद की यह है, द्वैतवाद में जेम्स ने और इन्होंने ये कह रहे हैं। देखिए बात अब आगे आती है,
आधुनिक सिद्धांत। मैं जब आधुनिक सिद्धांत की बात करता हूँ, आधुनिक सिद्धांत जिनने इनकी आलोचनाएँ भी हुई हैं, एकतावाद सिद्धांत वालों की भी आलोचना हुई है, द्वैतवाद सिद्धांत की भी आलोचना हुई है विपक्ष में। जब बात ये करूँ कि लाप्लास या लाप्लास की बात आती है, लाप्लास ने निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कुछ इस प्रकार ही बताया कि निहारिका से 9 छल्ले ही बाहर निकले, क्यों, या ज़्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, तो इनकी आलोचना भी होती हैं। या ये भी कहते हैं यदि सूर्य निहारिका का भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच वाले भाग में उभार होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार आलोचना भी थी। अब बात करते हैं अपन तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, और तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें आप नवीन सिद्धांत की बात करें या नवीन सिद्धांत की बात कहूँ, आधुनिक सिद्धांत की बात बताऊँ, तो आप ये कहें इसका ऑटोसिम्ड होता है मुख्य जो आपका भूगोलवेता है। और यहाँ जर्मन भूगोलवेता, एकतावाद में जर्मन भूगोलवेता बता रहे हैं, द्वैतवाद में आपके फ्रांसीसी भूगोलवेता बता रहे हैं। जबकि मैं ये कहूँ आधुनिक सिद्धांत की बात करूँ, मॉडर्न सिद्धांत की बात करूं, तो मॉडर्न सिद्धांत में रूस वैज्ञानिक यानी जो रूसी वैज्ञानिक थे ऑटोसिम्ड, इन्होंने सबसे पहले 1943 में यहाँ 1943 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, नवीन सिद्धांत कहते हैं। और इनकी जो परिकल्पना थी, इनके अनुसार ये कहते हैं कि अंतरिक्ष मूल रूप से धूल कण से भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ बात आती है, नवीन सिद्धांतों की बात आती है, आधुनिक सिद्धांत की बात आती है। ये कहते हैं कि ये आपका जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति में ये कहते हैं कि आधुनिक सिद्धांत मूल रूप से धूल कणों से बना हुआ है, या ये कहते हैं कि धूल कण से भरा हुआ है, यानी गैस और धूल कणों की उत्पत्ति के कारण तारों की उत्पत्ति हुई है, मिश्रित आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और उसी में आप पृथ्वी को माना जाता है। एक नवीन सिद्धांत की बात आती है, बिग बॉक्स सिद्धांत कहता है, वो भी यही कहता है, आधुनिक सिद्धांत भी इसी को बता रहे हैं। लेकिन जब बात आती है धूल कणों को सूर्य के द्वारा आकर्षित किया गया है और ये कण सूर्य के चारों ओर घूमने लग जाते हैं, इससे इनकी गति बढ़ जाती है, गति उत्पन्न होती है इनमें, और गति उत्पन्न होने से ये सूर्य के ओर टकराते हैं, और टकराने से वही स्थिति बताते हैं, और घनीभूत होकर ठंडा होकर और ये ग्रह के रूप में हो जाते हैं अलग अलग। पहले एक स्थलाकृति बनती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, फिर चौथी, ऐसे, और तीसरी जो स्थलाकृति बनती है वो पृथ्वी कहलाती है। इस प्रकार में कहूँ पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट होता है। हम ना सबसे पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं या भौतिक भूगोल की बात करते हैं, तो सिलेबस, यूजी का सिलेबस भी, पीजी का सिलेबस भी यहाँ से उतारता है पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है। बहुत से कि ये नहीं मालूम पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और पृथ्वी का, तो मैं साधारण रूप से ये फिर एक रिवाइज करता हूँ। जब बात आती है आपके भूगोल की बात आती है, तो भूगोल में क्या है, भूगोल में किसका अध्ययन होता है, भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का तीसरे नंबर का एक ग्रह है। जब बात आती है सौरमंडल का पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह, तो ये कैसे, तो ये आप एक तार्किक बातों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, या फिर ये कहें साइंस में जो बात होती है वो सिद्धांतों के आधार पर, परिकल्पनाओं के आधार पर, तार्किक आधार पर, जो ज्योग्राफी, इसीलिए कहते हैं ज्योग्राफीज नॉट आर्ट, कला नॉट आर्ट, ज्योग्राफीज साइंस। तो जो भूगोल में, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, भूगोल एक विकासशील विज्ञान है, भूगोल को विज्ञान कहते हैं, न कि कला कहते हैं। और इसी का मतलब ये एक भूगोल में तार्किक सिद्धांत होते हैं। तार्किक सिद्धांतों की बात आती है तो पहला टॉपिक आता है पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो भूगोलवेताओं के आधार पर, वैज्ञानिकों के आधार पर सबसे पहले कहा, बफन ने कहा था 1749 में, अब ये तार्किक सिद्धांत है, ये परिकल्पनाओं का सिद्धांत है। और वो कहते हैं फिर 3 सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति में। पृथ्वी की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत हैं? 3, एकतावाद, द्वैतवाद और आधुनिक सिद्धांत या नवीन सिद्धांत। एकतावाद की बात करते हैं तो मैं साधारण रूप से ये कहता हूँ, वन वे, यानी कि जैसे यातायात एक तरफ चलता है, एकतावाद कहता है। इसमें जो जिस भूगोलवेताओं की, चाहे आप किसकी बात कर रहे हैं, चाहे आप इसमें जर्मन भूगोलवेताओं की बात करते हैं, जर्मन भूगोलवेताओं की बात करते हैं, तो कांट की बात करें, बफन, ये सारे एकतावाद है, एक विचारधारा की बात करते हैं। और एक विचारधारा का मतलब ये कहते हैं, और इस सौरमंडल में क्या है, सौर अधो पदार्थ था, और अधो पदार्थों के कण सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे थे।
और सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे, गतिहीन थे पहले, लेकिन सूर्य के तापमान के द्वारा गतिमान बन गई, सूर्य के टेम्परेचर के द्वारा गतिमान गए, और गतिमान के द्वारा उनकी गति थी वो बढ़ गई और चारों ओर सौरमंडल में चक्कर काटने लगे, टकराए, और टकराने से अलग अलग वेलिवेंस हुआ। पहले 1 ग्रह बना, 2 बना, 3 बने, से 9 छल्ले निकले, 9 रिंग निकले, और 9 रिंग में पृथ्वी एक ग्रह है। एकतावाद, एक विचारधारा। द्वैतवाद की बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें अब बात करूँ मैं जर्मन फ्रांसीसी विद्वानों की, और फ्रांसीसी विद्वानों की बात करता हूँ तो जेम्स जीन्स की बात करता हूँ, जेफरीज की बात करता हूँ, जिसका तापमान सिद्धांत है। वो यही कहते हैं द्वैतवाद। इसमें 2 विचारधाराएं हैं, जैसे टू वे होता है, 2 विचारधाराओं का समावेश है, और दोनों विचारधाराओं का एकतावाद भी, द्वैतवाद भी। ये कहते हैं नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। सौरमंडल में 2 तारे थे, 2 अदो पदार्थ थे, और दोनों सूर्य के तापमान के द्वारा क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, और सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। पहले गतिहीन थे, गतिमान बने, और गतिमान बने तो क्या हुआ, आपस में दोनों टकराए, और टकराने से क्या हुआ, उनमें एक तीसरा एक वेलिवेंस निकला, उसे कहते हैं निहारिका, उसे कहते हैं रिंग। और इस प्रकार के 9 रिंग निकले, जिसमें 9 रिंगों में तीसरे नंबर की जो रिंग थी वो पृथ्वी कहलाई, पृथ्वी ग्रह कहलाया। तीसरा जो ग्रह कहलाया, पृथ्वी ग्रह कहलाया। तो द्वैतवाद की 2 विचारधाराएं। तीसरे अभी बात करें थे आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत की बात करें, नवीन सिद्धांत की बात करें, वो यही कह रहे हैं। और इसमें मैं बात करना चाहूँ, यहाँ रूसो वैज्ञानिकों की बात करता है। रूसो या रसिया के जो वैज्ञानिक हैं, उनमें से सबसे जो आप इसमें काम करने वाले वैज्ञानिक, तो ऑटो शिम्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑटो शिम्ट यही कहते हैं 1943 में, 1943 में, अब ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये आधुनिक सिद्धांत से मानी जाती है। अब आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या वो कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूलकणों से हुई है। अब यहाँ बहुत सी मतभेद हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि धूलकण, जब पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं तो धूल कहाँ से आई, यहाँ मतभेद है। आप रेफरेंस बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक देखेंगे, बहुत सी विवाद मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं जहाँ तक मैं समझाने की जो मेरे विचारधारा के आधार पे आधुनिक सिद्धांत में कह रहा हूँ, डस्ट, एटमॉस्फेयर की डस्ट, वायुमंडल की डस्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात ही कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत से विद्वान, बहुत से वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर पृथ्वी से धूल आई और उसे, अरे पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं अपन। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एटमॉस्फेयर की डस्ट है, धूल जो आपकी सौरमंडल की डस्ट है, वहाँ सौरमंडल में डस्ट होती है, और उस धूल कण के कारण आपके पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 9 रिंग निकलते हैं, और 9 में से तीसरा नंबर का जो ग्रह है वो पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति ये मानी जाती है। ठीक है छात्रों, आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, और थैंक यू।